हेलो एवरीवन। आज की क्लास रहने वाली है आपकी रिवीजन क्लास, यानी कि हम नए प्रश्नों को नहीं देखने वाले हैं। अभी जो नए प्रश्न कराए गए थे, अभी हाल ही में जो क्लासेस हुई हैं समाजशास्त्र की, उनमें नए प्रश्नों को शामिल किया गया था। जैसे अभी हाल ही में एग्जाम्स हुए हैं, आपने देखे हैं प्रश्न, है ना। तो उसी पैटर्न पर रिलेटेड क्लास थी आपकी, उसकी ये रिवीजन क्लास रहने वाली है। ये आपकी क्लास समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी जल्दी से इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको नेट का प्रैक्टिस सेट, यूपीपीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और बात की जाए यहाँ पर एचईओ की, तो एचईओ का जो आपका एग्जाम है ये कब होने वाला है? 4 अक्टूबर। ठीक है, 4 अक्टूबर को ये आपका एचईओ का एग्जाम होने वाला है। इसके आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। ये नोट्स आपके नए सिलेबस पर आधारित है, नए पाठ्यक्रम, नए सिलेबस को ध्यान में रखकर ये नोट्स तैयार किए गए हैं, क्योंकि एचईओ का सिलेबस चेंज हुआ है। और इसके यहाँ पर आपको ये नोट्स, पूरा आपका जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कराया गया है इसमें। इसका आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। टोटल 10 प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसके इस प्रैक्टिस सेट के साथ को आपको करंट अफेयर्स के नोट्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें एचईओ की क्लासेस की, तो इसकी जो क्लासेस स्टार्ट की गई हैं ये आपकी जो होती हैं, ये मंडे टू सैटरडे होती है दोपहर 1 बजे। तो आप में से बहुत से बच्चे होंगे जिनका एचईओ का एग्जाम है, तो आप सभी दोपहर 1 बजे एचईओ की क्लास को जरूर ज्वाइन करें। एचईओ के नाम से, ठीक है, एचईओ के नाम से फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसमें सारी क्लासेस, सारी वीडियोस आपको एक जगह देखने को मिल जाएंगी। तो आप, अगर आपका एग्जाम है तो दोपहर 1 बजे वाली क्लास जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पर जीआईसी एग्जाम की बात की जाए तो इसका जीएस का और समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। राजस्थान मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के लिए भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। अब बात करते हैं समाजशास्त्र के नोट्स की। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये मूलभूत अवधारणाएं हैं समाजशास्त्र के, इनके नोट्स आपको मिल जाएंगे। ये सारे आप टॉपिक्स देख रहे हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, इनके नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आप देखेंगे सिलेबस में, तो लगभग समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं में ये टॉपिक्स आपके रहते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, है ना। और यहाँ पर आपको वन लाइनर के भी नोट्स मिल जाएंगे, थिंकर्स के भी नोट्स मिल जाएंगे, इंडियन थिंकर्स भी इसमें आपको दिए जा रहे हैं। साथ ही आपको यहाँ पर सेकंड ग्रेड के नोट्स भी देखने को मिल जाएंगे। यूपीपीजीटी के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। यूपीपीजीटी, ठीक है, यूपीपीजीटी का जो विज्ञापन है ये आपका अगस्त लास्ट, ठीक है, अगस्त लास्ट तक जारी हो सकता है, ये आयोग के द्वारा बताया गया है। और इसके अगर हम एग्जाम्स की बात करें, ठीक है, इसका एग्जाम कब होने वाला है, तो ये दिसंबर में इन्होंने बोला है कि इसका आपका एग्जाम हो जाएगा, करा लिया जाएगा। तो ये जो जानकारी है ये आयोग के द्वारा दी गई हैं, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें, सिलेबस इसका चेंज हो चुका है, यूपीपीजीटी का आपको दिया भी गया है, ठीक है। चैनल की कम्युनिटी पर भी पोस्ट किया गया था, टेलीग्राम पर भी आपको दिया गया है। आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया होगा। वे सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे, आपको वहाँ पर चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। और वहाँ पर आपको जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। वहाँ पर इसका आपको जो सिलेबस है ये भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इसका सिलेबस चेंज हो चुका है, इसके जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही, ठीक है, इसमें आपको यूपीपीजीटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है इस नोट्स में, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की बात करें, 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसकी रखी गई है। और साथ ही यूपीपीजीटी में जीएस को लागू कर दिया गया है। जीएस के क्वेश्चंस कितने रहने वाले हैं? 30 प्रश्न रहने वाले हैं आपके जीएस के यूपीपीजीटी एग्जाम में। तो आप में से बहुत से बच्चे थे जिन्होंने जीएस के क्लासेस के लिए बोला था, तो अभी तो पॉसिबल नहीं है, 2 क्लास डेली हो रही है ना। एचयू की क्लास हो रही है आपकी दोपहर 1 बजे, ठीक है, दोपहर 1 बजे होती है, मंडे टू सैटरडे ये क्लास चलती है। तो आप में से अभी जो कंप्लीट कराया जा रहा है जीएस का कराया जा रहा है, इसमें हिस्ट्री की क्लासेस अभी चल रही हैं। तो टॉपिक सेम है, जीएस सेम है, कुछ अलग तो है नहीं कहीं से। तो आप में से जिनका भी अभी
एग्ज़ाम है, यूपीपीजीटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप दोपहर वाली 1 बजे वाली क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, एचईओ के नाम से आपको फोल्डर मिल जाएगा, सारी क्लासेस आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से सारी क्लासेस जो अभी पहले हो चुकी हैं उनको देख सकते हैं। अभी यहाँ पर सोशियोलॉजी का एक मास्टर सेट आया हुआ है, ये न्यू है ना। ये क्या है, न्यू है। इसमें अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, अभी ये इस साल में 2025 के कुछ एग्ज़ाम्स हैं, पेपर है, और इधर 26 में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी को इसमें शामिल किया गया है। टोटल जो प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं ये 10 रहने वाले हैं, और प्रश्नों की संख्या की बात की जाए तो 1300 से ज़्यादा रहने वाले हैं। अभी आपने जिस तरह से प्रश्न देखे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जो चेंज हुआ है पैटर्न, उन सभी को इसमें ध्यान में रखा गया है, ठीक है। ये सभी शामिल हैं। आप देख सकते हैं राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का 25 का है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का 25 का दिया गया है, यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का दिया गया है, झारखंड पीजीटी का है ना 26 वाला, आरपीएससी पीजीटी है, यूपी पीजीटी का, जीआईसी, जीडीसी, सभी आप देख रहे हैं। टोटल यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये 10 दिए गए। इसमें आपको बहुत सारे नए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, न्यू फैक्ट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो इसका आप में से जितने भी लोग हैं, है ना, आने वाले जो सोशियोलॉजी का एग्जाम्स है देने वाले हैं, तो उनको ज़रूर ये सॉल्व करना चाहिए। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790 555 3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। कितने हुए थे, 275 प्रश्न हुए थे, है ना। 275 प्रश्न हुए थे, रिसर्च वाला लास्ट कराया गया है, यहाँ तक हुआ था। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, समाजशास्त्र में पद्धति शास्त्र का क्या अर्थ है। ऑप्शन देखिए, केवल डेटा एकत्र करने की तकनीकें जैसे कि साक्षात्कार। ऑप्शन बी कह रहा है वैदार्शनिक और सैद्धांतिक ढांचा जिसके आधार पर पूरा शोध संचालित होता है। ऑप्शन सी है सांख्यिकी सॉफ्टवेयर का उपयोग। ऑप्शन डी शोध रिपोर्ट लिखने की कला। समाजशास्त्र में जो पद्धति शास्त्र है उसका अर्थ क्या है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह दार्शनिक और सैद्धांतिक ढांचा जिसके आधार पर पूरा शोध संचालित होता है। ऑप्शन बी, विकल्प बी आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रयोगात्मक शोध में जिस चर में शोधकर्ता द्वारा हेरफेर या बदलाव किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। आश्रित चर, स्वतंत्र चर, बाह्य चर, नियंत्रित चर यहाँ पर दिया गया है। प्रयोगात्मक शोध में जिस चर में शोधकर्ता द्वारा हेरफेर या फिर बदलाव किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कौन सा चर है, वो क्या होता है, स्वतंत्र चर होता है ना, स्वतंत्र चर होता है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी, बी आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, समाजशास्त्रीय अनुसंधान में साक्षात्कार निर्देशिका का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार के साक्षात्कार में किया जाता है। ऑप्शन देखिए, पहला क्या कह रहा है, संरचित साक्षात्कार। दूसरा कह रहा है असंरचित या अर्ध संरचित साक्षात्कार। ऑप्शन सी है टेलीफोनिक साक्षात्कार, और ऑप्शन डी में है केंद्रित साक्षात्कार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समाजशास्त्रीय अनुसंधान में साक्षात्कार निर्देशिका का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार के साक्षात्कार में किया जाता है। किसमें हम करते हैं, यहाँ पर आपका असंरचित या अर्ध संरचित साक्षात्कार होगा। बी आपका यहाँ पर राइट होगा, है ना। इसमें क्या होता है, प्रश्न पूरी तरह से तय नहीं होते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर बी होगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, अंतर्वस्तु विश्लेषण मुख्य रूप से किस प्रकार के डेटा के विश्लेषण की तकनीकी है। केवल संख्यात्मक आंकड़े, संचार सामग्री, प्रयोगशाला में प्रयोग या फिर भौगोलिक मानचित्र। अंतर्वस्तु विश्लेषण मुख्य रूप से किस प्रकार के डेटा के विश्लेषण की तकनीकी है, तो इसमें क्या होता है, संचार सामग्री, है ना। पुस्तकें, भाषण, विज्ञापन, मीडिया सामग्री, ये सभी इसमें आते हैं। तो बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा।
चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक नैतिक विचार सामाजिक अनुसंधान में अनिवार्य है? ऑप्शंस देखते हैं। विकल्प ए है उत्तरदाताओं की सूचित सहमति लेना, बी ऑप्शन है यहाँ पर उत्तरदाताओं की गोपनीयता बनाए रखना, सी है डेटा में किसी भी प्रकार की जालसाजी न करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। कौन सा एक नैतिक विचार सामाजिक अनुसंधान में अनिवार्य है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। उत्तरदाताओं की सूचित सहमति लेना, ठीक है, उत्तरदाताओं की गोपनीयता को बनाए रखना, डेटा में किसी भी प्रकार की जालसाजी ना करना, यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे। डी आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक अनुसंधान के संदर्भ में पॉजिटिविज्म यानी कि प्रत्यक्षवाद की नींव रखी, जिनका मानना था कि समाज का अध्ययन भी प्राकृतिक विज्ञानों की तरह वैज्ञानिक पद्धतियों से होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स, अगस्त कॉम्ट, दुर्कीम, हर्बर्ट स्पेंसर, यहाँ पर ऑप्शंस है। आप सभी जानते हैं किसके द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था, समाज का अध्ययन भी प्राकृतिक विज्ञानों की तरह वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा होना चाहिए। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? अगस्त कॉम्ट के द्वारा, ठीक है, अगस्त कॉम्ट के द्वारा दी गई थी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, विकल्प बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इन्होंने ज्ञान के 3 नियम भी बताए थे, ज्ञान के 3 नियम, ठीक है, ज्ञान के 3 नियम इनके द्वारा बताए गए थे, ठीक है। विज्ञान का वर्गीकरण भी इनके द्वारा दिया गया था, विज्ञान का वर्गीकरण भी इनके द्वारा दिया गया था। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा भी इनके द्वारा दी गई थी। सामाजिक स्थैतिकीय, सामाजिक स्थैतिकीय और सामाजिक गतिकीय, सामाजिक स्थैतिकीय और सामाजिक गतिकी की जो अवधारणा है ये भी इनके द्वारा अगस्त कॉम्ट के द्वारा दी गई थी। यहाँ पर सही होगा ऑप्शन बी। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कथन क्या कह रहा है कि दुर्कीम ने अपनी प्रसिद्ध कृति सुसाइड में सांख्यिकी और मात्रात्मक पद्धति का सफल प्रयोग किया। कारण है, दुर्कीम सामाजिक घटनाओं को सामाजिक तथ्य मानते थे जिन्हें वस्तुओं की तरह मापा और देखा जा सकता है। तो यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। कथन कारण दोनों ही सही है और कारण यहाँ पर कथन की सही व्याख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने सुसाइड है ना, आत्महत्या को सोशल फैक्ट माना था, आपको कई बार बताया गया है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पुस्तक है द ग्रामर ऑफ साइंस। इस पुस्तक के लेखक कौन है? जिसमें वैज्ञानिक पद्धति के चरणों और विशेषताओं की विस्तार से चर्चा की गई है। तो अब देखिए, ये भले ही न पता हो कि इस पुस्तक में वैज्ञानिक पद्धति के चरणों और विशेषताओं की विस्तार से चर्चा की गई है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं द ग्रामर ऑफ साइंस, ये पुस्तक कई बार आपके एग्जाम्स में पूछी गई है ना, कई बार ये एग्जाम में पूछी गई है। तो इसे आप याद रखेंगे। ये किसकी है? कॉल पियर्सन की है। किसकी है? कॉल पियर्सन की है। द ग्रामर ऑफ साइंस 1892 में आती है। इसमें वैज्ञानिक पद्धति के चरणों और विशेषताओं के बारे में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही। अब कथन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एक अच्छी हाइपोथेसिस, एक अच्छी प्राक कल्पना को हमेशा अत्यधिक व्यापक और जटिल होना चाहिए। कारण, व्यापक प्राक कल्पना से शोधकर्ता एक ही बार में समाज की सभी समस्याओं का अध्ययन कर सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा? क्या होगा? यहाँ पर आपका सही क्या होगा? एक अच्छी प्राक कल्पना हमेशा अत्यधिक व्यापक और जटिल होनी चाहिए। गलत नहीं, ठीक है, ये गलत है। बल्कि प्राकल्पना हाइपोथेसिस कैसी होनी चाहिए? स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है। हाइपोथेसिस क्या होनी चाहिए? स्पष्ट होनी चाहिए, जटिल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा? आपका जो कथन है वो गलत हो जाएगा और जो कारण है ना, वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पद्धतियाँ दी गई हैं और उससे संबंधित यहाँ पर स्टेटमेंट्स है ना, विशेषताओं को वो दर्शा रहे हैं, बस उसी को यहाँ पर मिलान करना है। अगर हम बात करते हैं अंतर्वस्तु विश्लेषण की, तो यह किससे संबंधित है? गुणात्मक अनुसंधान का। मात्रात्मक रूपांतरण हो जाएगा। प्रघटना शास्त्र है ना, हर्सल ने दिया था। सामाजिक प्रघटना शास्त्र शुट्स का। तो यहाँ पर
रोजमर्रा के जीवन के अनुभवों का अध्ययन करता है, उससे संबंधित है। नृवंश विज्ञान की बात करें तो संस्कृति में संस्कृति का जो गहन अध्ययन होता है ये हो जाएगा आपका, किसी संस्कृति का क्षेत्र में रहकर गहन अध्ययन करना। और जो सोशल सर्वे है ये बड़े जनसमूह से व्यापक स्तर पर डेटा को कलेक्ट करना। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ये आपका ऑप्शन ए होगा, विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। प्रश्न यहाँ पर है, सामाजिक अनुसंधान में जो वेस्टर्न है यानी कि व्याख्यात्मक बोध की अवधारणा है यह किसके द्वारा दी गई, किसके द्वारा दी गई है? दुर्खीम है, मैक्स वेबर है, फ्रायड है, जॉर्ज सिमर यहाँ पर दिए गए हैं। किसकी हो जाएगी? बताएं, व्याख्यात्मक बोध की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? सोशियोलॉजी में या सोशल रिसर्च में? इस तरह से या डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है, कई बार आपको ये बताया गया है। किसके द्वारा दी गई है? मैक्स वेबर के द्वारा। इनकी एक पुस्तक है, कई बार आपको क्लास में बताया गया है, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ठीक है। इस पुस्तक में ही इन्होंने व्याख्यात्मक बोध की बात की है। ठीक है, इसी पुस्तक में इन्होंने व्याख्यात्मक बोध की बात की है, ये आप याद रखेंगे। और साथ में याद रखिए सोशल एक्शन। ठीक है, सोशल एक्शन यानी कि सामाजिक क्रिया की बात भी इन्होंने इसी पुस्तक में की है। और साथ में आप याद रखें कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु इन्होंने किसे बताया? समाजशास्त्र की विषय वस्तु ये किसे बताते हैं? तो सोशल एक्शन को बताते हैं, ये आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अक्सर एग्जाम्स में ये इनका पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। 4 तरह की इन्होंने एक्शन की बात भी की थी। तार्किक है ना, मूल्यांकनात्मक है, भावात्मक है, परंपरागत सामाजिक क्रिया है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जब किसी अनुसंधान में कारण पहले से ही घटित हो चुका हो और शोधकर्ता पीछे मुड़कर उसके प्रभाव के कारणों की जांच करता है तो उसे क्या कहा जाता है? पूर्व परीक्षण डिजाइन, कार्योत्तर शोध, समकालीन शोध, प्रायोगिक शोध यहाँ पर दिया गया है। किसी अनुसंधान में कारण पहले से ही घटित हो चुका हो और शोधकर्ता पीछे मुड़कर उसके प्रभाव के कारणों की जांच करता हो तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्सपोस्ट फैक्टो, है ना, एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च, ऑप्शन बी कार्योत्तर शोध कहा जाएगा उसे, विकल्प बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए कथन क्या कह रहा है, सहसंबंध का होना हमेशा दो चरों के बीच कारण प्रभाव संबंध की गारंटी नहीं देता। कारण दो चरों के बीच सहसंबंध किसी तीसरे अज्ञात चर के प्रभाव के कारण भी दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कथन कारण दोनों ही सही होगा। कारण कथन की यहाँ पर सही व्याख्या है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा आंसर। दैव निर्देशन से संबंधित प्रश्न है ना, ये एक ऐसी विधि है जिसमें समग्र की प्रत्येक प्रत्येक नवी इकाई प्रत्येक नई इकाई जैसे नवी होगा, है ना, जैसे हर 5वां या 10वां का नाम को सैंपल के रूप में चुना जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? स्तृत निदर्शन, व्यवस्थित निदर्शन, क्लस्टर है और बहुचरण निर्देशन यहाँ पर दिया गया है। तो क्या होगा यहाँ पर? क्या होगा आपका? व्यवस्थित निर्देशन होगा। ठीक है, व्यवस्थित निर्देशन होगा। इसमें क्या होता है, पहली इकाई को, है ना, व्यवस्थित निर्देशन में क्या होता है, पहली जो इकाई होती है उसे रैंडम तरीके से चुन लेने के बाद बाकी जो इकाइयां होती हैं उन्हें एक हम निश्चित अंतराल पर चुनते हैं। जैसे 5वें के बाद 5वां हो गया, है ना, हर एक 5वें या हर एक 10वें का नाम हम उसे हम सैंपल के तौर पर चुने। तो यहाँ पर आपका व्यवस्थित हो जाएगा, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर होगा। सामाजिक अनुसंधान में पायलट स्टडी क्यों की जाती है? ऑप्शन देखते हैं। विकल्प ए कह रहा है मुख्य शोध पूरा होने के बाद निष्कर्षों की जांच के लिए। बी कह रहा है बड़े पैमाने पर डेटा संग्रह से पहले मुख्य शोध उपकरण जैसे कि प्रश्नावली की कमियों को जांचने के लिए एक छोटे समूह का परीक्षण करना। सी कह रहा है केवल वित्तीय बजट का अनुमान लगाने के लिए। या फिर डी सरकारी एजेंसियों की रिपोर्ट सौंपने के लिए। अनुसंधान में पायलट स्टडी क्यों की जाती है?
तो यहाँ पर आपका बड़े पैमाने पर डेटा संग्रह से पहले मुख्य शोध उपकरण जैसे कि प्रश्नावली की कमियों की जांच के लिए एक छोटे समूह पर परीक्षण करना, बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ताकि प्रश्नावली या जो अनुसूची है उसकी भाषा या जो गलतियां हैं उनको सुधारा जा सके, है ना। तो यहाँ पर पायलट स्टडी का इसलिए यूज किया जाता है, बी आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए अब यहाँ पर कथन कारण देख लेते हैं। कथन क्या कह रहा है, अनुसूची पद्धति में उत्तर मिलने की दर प्रश्नावली की तुलना में बहुत अधिक होती है। कारण कह रहा है कि अनुसूची में शोधकर्ता या प्रगणक स्वयं उत्तरदाता, है ना, शोधकर्ता स्वयं उत्तरदाता के सामने उपस्थित रहकर प्रश्न पूछता है और फॉर्म पर भरता है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर क्या होगा, सही है ना, सही है। यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए होगा, है ना। प्रश्नावली है डाक द्वारा ये ईमेल के जरिए भेजी जाती है। जैसे क्या होता है, लोग ज्यादातर क्या होता है, अक्सर लोग अनदेखा कर देंगे, है ना, या फिर वापस दोबारा नहीं भेजते हैं। शोधकर्ता में ऐसा नहीं होता है, शोधकर्ता में सॉरी अनुसूची में ऐसा नहीं होता है, शोधकर्ता स्वयं जाता है, खुद भरता है ना। इसलिए उन्हें डेटा क्या होता है, तुरंत मिलता है, मतलब कि पूरा मिलता है सही से। यहाँ पर आपका जो होगा राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए आप यहाँ पर देखिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रकार है जो तत्कालिक सामाजिक समस्याओं के समाधान और नीति निर्माण में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रेरित होता है। मौलिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान, वैचारिक अनुसंधान यहाँ पर दिया गया है। कौन सा शोध प्रकार है जो कि तात्कालिक सामाजिक समस्या के समाधान और नीति निर्माण में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रेरित होता है। तो यहाँ पर आपका सही क्या होगा, यहाँ पर आपका एक्शन रिसर्च होगा। ठीक है, एक्शन रिसर्च होगा, बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक के लेखक कौन है जिसमें सामाजिक अनुसंधान की नियमों की व्याख्या की गई। मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, अगस्त कॉम्टे यहाँ पर दिया गया है। आप सभी जानते हैं रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड ये किसकी है, 1895 में आई थी, दुर्खीम की। ठीक है, दुर्खीम की पुस्तक है, सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मापन के स्तरों में सबसे प्राथमिक और सरल स्तर कौन सा है जो केवल श्रेणियों या नामों के आधार पर वर्गीकरण करता है। क्रमिक मापन, नामित मापन, अंतराल मापन या फिर अनुपात मापन। मापन के स्तरों में सबसे प्राथमिक और सरल स्तर कौन सा है जो केवल श्रेणियों या फिर नामों के आधार पर वर्गीकरण करता है। नॉमिनल स्केल, मापन होगा, है ना, नामित मापन। यहाँ पर बी आपका सही होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जब एक शोधकर्ता किसी घटना का अध्ययन करने के लिए स्वयं को उस समूह का हिस्सा बना लेता है जिसका वह अध्ययन कर रहा है, तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, सही सभी जानते हैं इसका आंसर। उसे क्या कहा जाता है, उसे सहभागी अवलोकन कहा जाता है ना। सबसे पहले अच्छा किसने इसका प्रयोग किया, ये आंसर करें। ठीक है, मेलोनोव्स्की ने भी किया है, मेलोनोव्स्की ने भी इसका प्रयोग किया है। इसके अलावा एम एन श्रीनिवास का नाम भी आता है इसमें, एम एन श्रीनिवास के द्वारा भी इसका यूज किया गया है। सहभागी अवलोकन का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है, ये आप आंसर करें। इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें भी बताया था। अगर आप नए हैं, जुड़े हैं, अभी क्लास को जुड़े हैं, मतलब कि कुछ ही दिन हुए हैं तो भी है, और उससे पहले तो कई बार बताया भी गया है। और कई बार ये इस तरह से पूछा भी गया है कि सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, किस पुस्तक में किया था, उनकी बुक भी एग्जाम में आती है। चलिए अब यहाँ पर कथन कारण देख लेते हैं। कथन कह रहा है कि गुणात्मक अनुसंधान के नमूनों का आकार आमतौर पर मात्रात्मक अनुसंधान की तुलना में बहुत छोटा होता है। कारण है, गुणात्मक अनुसंधान का उद्देश्य सांख्यिकी सामान्यीकरण करना नहीं है, बल्कि घटनाओं की गहराई और उनके अर्थों को समझना होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों ही सही है, कारण कथन की यहाँ पर आपका सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा डेटा द्वितीयक डेटा का स्रोत नहीं है। सरकारी जनगणना रिपोर्ट, किसी अन्य शोधकर्ता द्वारा प्रकाशित जर्नल लेख, शोधकर्ता द्वारा स्वयं लिया गया प्रत्यक्ष साक्षात्कार या फिर ऐतिहासिक राष्ट्रीय दस्तावेज। यहाँ पर आपका क्या होगा,
द्वितीयक डेटा की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए, शोधकर्ता द्वारा स्वयं लिया गया प्रत्यक्ष साक्षात्कार इसमें नहीं आएगा। ये किस में आएगा? प्रत्यक्ष में आएगा, है ना? प्राथमिक डेटा में ही आएगा। प्राथमिक डेटा में आएगा ये। प्राथमिक डेटा में ये आएगा, बाकी सारे हैं। सी आपका यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, वह स्थिति क्या कहलाती है जब शोधकर्ता की उपस्थिति मात्र से ही उत्तरदाता या अध्ययन किए जा रहे लोगों के व्यवहार में कृत्रिम बदलाव आ जाता है? इसे हम क्या कहेंगे? कौन सा इफेक्ट होगा ये? वह स्थिति जब शोधकर्ता की उपस्थिति मात्र से ही उत्तरदाता या अध्ययन किए जा रहे लोगों के व्यवहार में कृत्रिम बदलाव आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? हॉर्थन इफेक्ट। यहाँ पर बी आपका सही होगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा आंसर। चलिए अब यहाँ पर देखिए, समाजशास्त्री शोध में प्रश्नावली प्रविधि का सबसे पहला व्यवस्थित प्रयोग करने का श्रेय किसे जाता है? सबसे पहले व्यवस्थित प्रयोग का श्रेय पूछा जा रहा है, किसके द्वारा किया गया था? फ्रांसिस गॉल्टन के द्वारा। ऑप्शन ए, विकल्प ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, कथन और कारण का है। कथन देखिए क्या कह रहा है कि सामाजिक अनुसंधान में पूर्वाग्रह शोध की वैज्ञानिक प्रकृति को नष्ट कर देता है। कारण, पूर्वाग्रह के कारण शोधकर्ता तथ्यों को वैसे नहीं देखता जैसे वे हैं, बल्कि वैसे देखता है जैसे उसकी अपनी सोच होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। कथन कारण दोनों ही सही है। कारण यहाँ पर कथन की सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आज के इस क्लास में। बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।